प्रधानमंत्री ने नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पिछले दशकों में भारत ने आतंकवाद का डटकर किया मुकाबला। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ। यूपीए विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में हो रही बैठक। खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग का रांची में आगाज। वेस्ट जोन के 700 से अधिक खिलाड़ी और पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। 45 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए पसीना बहाएंगे खिलाड़ी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से ठंड बढ़ने के आसार। 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशकों में भारत ने आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। Friends, it is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. Organizations and individuals that try to create sympathy for terrorists must also be isolated. ईडी ने साहिबगंज जिले में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से उनके विधायक प्रतिनिधि, उनके आर्थिक स्रोत, संपत्ति और बैंक खातों के अलावा कई अन्य सवाल पूछे। इस मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा और 2 अन्य बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पद पर रहते हुए केंद्रीय एजेंसी ने पूछताछ की है। यूपीए विधायकों की बैठक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में लौट जाने की सलाह देंगे। बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और झामुमो के विधायक तथा पार्टी कार्यकर्ता शामिल हैं। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी बंदूक बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस प्राप्त सूचना के आलोक में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक रेडिंग टीम तत्काल भेजी गई थी और रेडिंग टीम ने जब उनके घर को घेराबंदी करते हुए छापामारी किया तो उनके घर से 1 देसी कट्टा और 1 देसी भराठी बंदूक बरामद करने में कामयाबी हासिल की है तथा दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
गुमला जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त ने रंगीन मछली पालन, फिश कियोस्क और ग्रो आउट तालाब को बढ़ावा देने पर बल दिया। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड अंतर्गत हेठमा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर करीब 1.25 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क को श्रमदान कर आवागमन के लायक बना दिया। ग्रामीणों का नेतृत्व करने वाले देवनीश लकड़ा और अनीता मिंज ने कहा कि आवागमन की समस्या के कारण सभी लोग परेशान थे, इसलिए सबों ने मिलजुल कर श्रमदान कर समस्या का समाधान किया। आर्य मुख पथ से सिमरबड़ा स्कूल तक 1.25 किलोमीटर रोड है। ये काफ़ी दिन से गड्ढा हो गया है बच्चों को आने जाने, और हमारे यहाँ डीलर का राशन आता जाता है, वो असुविधा है। कोई भी राशन लेने के लिए आते हैं, बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। झरैन स्कूल, किनकेल स्कूल के बच्चे बच्चियाँ सब आते हैं। बच्चे का स्कूल यहीं होके जाते हैं, सब कोई पैदल जाते हैं, आना जाने में बहुत परेशानी होती है। भारत का पहला प्राइवेट विक्रम रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। Rocket. I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds, and at the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. It looks like we do have successful burnout, and the flight trajectory is tracking as per the prediction. Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad, and the totally intended trajectory is being followed. The present altitude is 75 kilometers. As we slowly go towards our target of crossing 80 kilometers and way beyond that, nominally we expect to be around 100 kilometers when the peak altitude occurs. राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 9 नगर निगमों के मेयर पद का आरक्षण रोस्टर आज जारी कर दिया। रोस्टर के मुताबिक रांची नगर निगम को इस बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार मेदिनीनगर, गिरिडीह और मानगो नगर निगम सीट को अनारक्षित घोषित किया गया है, जबकि देवघर, धनबाद तथा चास नगर निगम को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए और हजारीबाग नगर निगम को अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किया गया है। राज्य के सहिया एवं सहिया साथियों का राजभवन के समक्ष कल से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में सहिया कर्मी मोराबादी मैदान से नारों के साथ रैली निकालकर राजभवन पहुंचे। झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया साथी संघ के बैनर तले धनबाद, बोकारो, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा जिले के सहिया कर्मी इस धरना में शामिल हुए। इनकी प्रमुख मांगों में 30,000 रुपए प्रति महीने मानदेय और स्थानीयकरण शामिल हैं। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी देश में न्यूनतम मजदूरी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है।
काशी तमिल संगमम कल वाराणसी में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस समागम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। महीने भर चलने वाले इस आयोजन के दौरान तमिलनाडु से 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि काशी आएंगे और अपने समकक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री के विजन से निर्देशित एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को प्रोत्साहित करना सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। इस विजन को प्रतिबिंबित करने वाली एक अन्य पहल में काशी में एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। काशी तमिल संगमम के लिए प्रतिनिधियों का पहला समूह रामेश्वरम से ट्रेन से गुरुवार दोपहर में चेन्नई पहुंचा, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में ट्रेन से बनारस के लिए रवाना किया गया। तमाम छात्र कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रगुजार रहे, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक रास्ता खोला, एक ब्रिज, एक सेतु बनाया तमिलनाडु से सीधे काशी तक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिल लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जैसे यंग स्टूडेंट्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिशियंस। हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस, एडवाइस, बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। तमिलनाडु और काशी देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं तमिल संगमम के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगमम दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। वड़क्कम काशी अगले एक महीने तक काशी में संस्कृतियों का समागम होगा, क्योंकि काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये नवाचार का समागम होगा, ये विज्ञान का समागम होगा, ये ज्ञान का समागम होगा, ये सांस्कृतिक नवनिर्माण का समागम होगा, ये आधुनिकता का समागम होगा और साथ ही साथ ये समागम होगा गंगा और कावेरी का, ये समागम होगा काशी और तेनकाशी का, ये समागम होगा सांस्कृतिक नवनिर्माण का और साथ ही साथ ये समागम होगा रामेश्वर और विश्वेश्वर का। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, काशी। स्विच ऑन फाउंडेशन ने कल झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के सहयोग से रांची में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा एक्सपो का आयोजन किया। झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग की स्थिति और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए इस आयोजन ने विभिन्न व्यवसायों, व्यापार संघों, सरकारी एजेंसियों और ऊर्जा नीति अनुसंधान संगठनों को एक साथ लाया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पूरे राज्य में सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार लोगों के द्वार गई और मैं जहां जा रहा हूं उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। किसी का 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की समस्या का समाधान वही शिविर में किया जा रहा है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। में एक ही परिवार के 3 जन को लाभ मिला है। सरकार जो है एक एक छोटी छोटी चीज को लेके मैंने घर में गांव तक जा रही सरकार। आज तक पेंशन के लिए भटक रही थी, लेकिन हेमंत सरकार ने आज घर घर दरबार लगा दिया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सभी वर्ग के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। हक अधिकार का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो अब अनवरत चलता ही रहेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
गुमला जिले के नगर भवन में जल जीवन मिशन के तहत कल 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए जिले में 2,142 परिवार चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में कल से खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग शुरू हो गया। इसका उद्घाटन खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने किया। इस लीग में वेस्ट जोन के विभिन्न राज्यों से 700 खिलाड़ी और पदाधिकारी भाग ले रही हैं। खिलाड़ी 45 पदकों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। हिमालय से चलने वाली ठंडी हवाएं झारखंड के उत्तर पश्चिम से प्रवेश करने के कारण रांची सहित पूरे राज्य में जोरदार ठंड पड़ने के आसार हैं। राज्य भर में कल से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार सवेरे में हल्का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मेदिनीनगर, लातेहार और गढ़वा आदि जिलों में कल के बाद से शीतलहर भी चलने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार पिछड़ों को राजनीतिक रूप से दरकिनार करने का षड्यंत्र कर रही है। पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया जाना इसका स्पष्ट प्रमाण है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। श्री दुबे की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के बजरा मौजा के खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन की जमाबंदी खोलने के तत्कालीन डीसी छवि रंजन के आदेश को रद्द कर दिया है। छवि रंजन ने रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह के पक्ष में आदेश पारित किया था। जनजातीय गौरव दिवस पर खूंटी टाउन हॉल में केंद्रीय संचार ब्यूरो की चित्र प्रदर्शनी के तीसरे दिन स्कूली बच्चे प्रदर्शनी देखकर लाभान्वित हुए। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने प्रदर्शनी देखने के साथ साथ निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने भू अर्जन, भू हस्तांतरण, आधारभूत संरचना और राजस्व संग्रहण को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में आए विभिन्न माइंस के प्रतिनिधियों व अंचला अधिकारियों से आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को संपादित करने पर बल दिया। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में विकास योजनाओं का जायजा लेने उपायुक्त माधवी मिश्रा पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले डीएमएफटी योजनाओं में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। सोसो कला पंचायत में डीएमएफटी मद से निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर अब तक हुए कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिया।
पत्र सूचना कार्यालय ने झारखंड से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं के प्रकाशकों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया। इसमें ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के सर्कुलेशन वेरिफिकेशन के संबंध में 14 अक्टूबर को जारी नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में जानकारी दी गई। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कुंदा थाना क्षेत्र से 2 अपराध कर्मियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 देसी कट्टा एवं 1 देसी बंदूक बरामद किया गया है। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत उदनी पंचायत के हुटाप ग्राम स्थित ईंट भट्टे की दीवार धंसने के बाद 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान CIP OPD परिसर में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। मिर्गी के 75 से अधिक रोगियों और उनकी देखभाल करने वालों ने मिर्गी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक वीडियो प्रदर्शनी के साथ हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिर्गी, लक्षण और उनके उपचार पर प्रकाश डाला गया। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, जहां मौजूद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी मशहूर है। ये एक आधुनिक पुरातन रेलवे स्टेशन है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ज्यादातर CST या VT के नाम से भी जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन अद्भुत संरचना और भारत में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वास्तु शैलियाँ और गौथिक कला का एक बेहतरीन नमूना प्रस्तुत करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई की संरचना का निर्माण साल 1878 से लेकर 1887 तक करवाया गया था। वही साल 1997 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। इस इमारत में 3 देशों की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई देती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। ये देश के सभी हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लंबी दूरी के साथ साथ छोटी छोटी दूरी या कंप्यूटर ट्रेनों के लिए एक व्यवस्थित स्टेशन के रूप में काम करता है। ऐसा माना जाता है कि राजधानी मुंबई घूमने वालों की सबसे पहली ख्वाहिश छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की इस खूबसूरत इमारत को नजदीक से देखने की होती है, जिस वजह से यहाँ हमेशा पर्यटकों का तांता लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का नजारा। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश विदेश के करीब 2500 से ज्यादा प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का व्यापारी वर्ग को साल भर बेसब्री से इंतजार रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला है कंज्यूमर के लिए और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि बिजनेसमैन इंटरेक्ट होता है कस्टमर से और छोटे समय में लाखों लोगों से वो बात कर लेता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में जान लेता है। तो हमारे लिए तो आफ्टर कोविड ये सब हम तो इसका इंतजार कर रहे थे, आज ये लगा है तो इससे पूरे लोगों को भी जब कोविड के बाद एक सब मिलने जुलने का भी मौका मिला है और एंजॉय करने का मौका मिला है। हम लोगों को भी मतलब आनंद आया है लोगों से बात करके और आगे से प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ बात करके। एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला कहे जाने वाले इस मेले में कंपनियों के अच्छे व्यापारिक संबंध बन रहे हैं। व्यापार की दृष्टि के साथ साथ ये हमारे देश की विविधताओं को दिखाने का भी एक अच्छा मंच माना जाता है। चाहे कमर्शियल एक्टिविटी हो, बिजनेस हो, नए प्रोडक्ट हो, नए ब्रांड हो या कोई आपकी जो आर्टिस्टिक आपकी विधा है उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इससे बढ़िया इंटरनेशनल मंच नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का क्या ये एशिया का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेला है
और हम 7 साल से इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें हमारे बिजनेस में बहुत फ़ायदा इससे हुआ है। बहुत लोगों तक हमारी रीच बढ़ी है, ब्रांड की जो रिकॉल बढ़ा है, बहुत फ़ायदा हमें इससे हुआ है। इस व्यापार मेले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा सरस आजीविका मेला का भी आयोजन किया गया है। इसमें ग्रामीण भारत की शिल्प कलाओं का मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें करीब 150 स्टॉल पर देश भर की 300 से ज्यादा महिला शिल्पकारों के हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। पूरे देश से 26 राज्यों से करीबन 300 महिलाएं इस पूरे प्रगति मैदान का जो मध्य केंद्र है, ये हमारा प्रगति मैदान का सरस आजीविका मेला, इसमें ये अपने उत्पाद लेकर के आई हैं। और सरस के बारे में मान्यता है कि सरस को घूमने का मतलब है पूरे देश की कला संस्कृति और जो ग्रामीण उत्पाद हैं उनसे रूबरू होना। हम लोग दीदियों को आत्मनिर्भर की ओर बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं। वो जो अपने अपने हुनर से जो उत्पाद प्रोडक्ट जो बना रही हैं, तो उनको एक हम यहाँ मार्केट प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे ये तो मेला है, हम दिल्ली में एक सरस हमारा गैलरी भी लगा हुआ है जहां दीदियों का प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं साल भर। इस सरस आजीविका मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जो मेले में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पिछले दशकों में भारत ने आतंकवाद का डटकर किया मुकाबला। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ। यूपीए विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में हो रही बैठक। खेलो इंडिया विमेन वुशु लीग का रांची में आगाज। वेस्ट जोन के 700 से अधिक खिलाड़ी और पदाधिकारी हो रहे हैं शामिल। 45 लाख रुपए की इनामी राशि के लिए पसीना बहाएंगे खिलाड़ी। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज से ठंड बढ़ने के आसार। 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का पूर्वानुमान।